तैयार हो जाइए वायदा कारोबार की एक्सपायरी के एक्शन के लिए। लगातार 4 दिनों से हो रही है बाजार में तेजी। आज है शुरुआत के संकेत, लेकिन क्या आज लगेगा तेजी का पंच? क्या होगा ट्रेड, क्या होगी रेंज, इस पर हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप। एक्शन पैक दिन रहने वाला है क्योंकि जैसे कह रहे हैं आज वीकली एक्सपायरी का दिन है और ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखें तो सुस्ती देखने को मिली। तो इस बीच में ट्रिगर्स क्या हैं बाजार के लिए, किन खबरों के आसपास या किन ट्रिगर्स के आसपास आज बाजार में जो चाल है वो निर्भर होती हुई दिखेगी, पहले वही उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। आज अगर आप निफ्टी पर देखें तो जो 11,500 का स्तर है वो आएगा नहीं आएगा, ये बड़ा सवाल है क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो वहाँ पे नज़र रखनी होगी। ब्रोकर्स पोल भी देखेंगे किस तरह से आंकड़े बता रहा है कि कहाँ पे एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। लेकिन नतीजों का जो सीज़न है वो पूरे जोरों पे है। आज निफ्टी में जी एंटरटेनमेंट के नंबर्स आएंगे, इसके अलावा वायदा बाजार में पीवीआर और टीवीएस मोटर, दो बड़ी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आएंगे, तो इसके ऊपर बाजार का फोकस रहेगा। और उसके साथ साथ दमदार दिवाली इस पे दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ शामिल होंगे। तो ये खास कार्यक्रम है जो कि जी बिजनेस की जहाँ तक बात है, दिवाली की जो तैयारी हो रही है उसके माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज तो एक्शन ज़्यादा, दिवाली की तैयारी आज हम विशेष रूप से कर रहे हैं। पहले तो आज सुबह 10:30 बजे समीर अरोड़ा साहब का एक खास इंटरव्यू है दमदार दिवाली पर, और आज शाम को भी हम बाजार के 3 दिग्गज फंड मैनेजर्स के साथ मिल चुके हैं। उनके साथ भी हमने दिवाली का शो कल रिकॉर्ड किया, जो हम आज शाम को आपको सुनाएंगे। उनमें नीलेश शाह साहब है, उनके लिए तो एक बड़ी अच्छी और खुश खबर भी है, वो भी हम थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। और दूसरा मनीष गुनवानी साहब और आशीष सोमैया साहब, इन तीनों फंड मैनेजर्स के साथ हमने एक पैनल डिस्कशन किया है, वो भी आज शाम को आप देख सकेंगे। ये दमदार दिवाली वाला शो है और सुबह तो है ही तगड़ा शो, ये दमदार शुरुआत होने वाली दिवाली। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दमदार दिवाली इस बार। लेकिन हाँ तगड़ा है, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए तो इंतजार रहेगा 10:30 बजे जब समीर अरोड़ा साहब शामिल होंगे, और उसके साथ साथ शाम को 4:30 बजे जब 3 दिग्गज फंड मैनेजर्स के साथ जो बातचीत हुई है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। आज के लिए संकेत किस तरह के हैं, पहले तो ग्लोबल संकेतों की बात कर ले। एजेक निफ्टी एक बार अगर आप देखें बेहद फ्लैट आपको नजर आएगा, 11,490 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कल यूएस के मार्केट्स हल्की गिरावट के साथ बंद हुए और एशिया में कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं देखने को मिला है। केवल एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है हैंग सेंग जो 285 ऊपर है। हाँ, तो जोश में ग्लोबल मार्केट्स को कैसे पढ़ रहे हैं आप? मतलब एक इशारे में एक तरीके बताऊं कैसे ग्लोबल संकेत? सुस्ती समझ तो गए होंगे आप। हाँ बिल्कुल। मतलब डाउ खाली 100 पॉइंट में घूम फिर के 20-22 पॉइंट नीचे बंद हो गया। मतलब उससे और ज़्यादा सुस्ती क्या चाहिए, मतलब काम ही नहीं करना इनको कुछ, है ना। लेकिन नहीं, अच्छी बात यह कि जोश है एशिया में, हरे निशान के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है। और दूसरा है कि हांगकांग के बाजार भी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। कोई खास खबर बड़ी आई नहीं है। ट्रम्प साहब ने कहा कि थोड़ा वक्त लगाएंगे साइन करने में, लेकिन ये नहीं कहा कि साइन नहीं करेंगे, ये भी नहीं कहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत है। तो ट्रेड वॉर को लेकर, डील को लेकर कोई चिंता तो है नहीं। रिटेल सेल्स के आंकड़े हाँ आपके थोड़े बहुत कमजोर आए हैं, वो तो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है। तो ये कह सकते हैं देश दुनिया में शांति है। शांति हमारी शांति हमारी ठीक है, इसलिए ग्लोबल संकेत है आज पॉजिटिव। अच्छा, इसीलिए आपने पॉजिटिव? हाँ पॉजिटिव। मतलब मेरे लिए देखिए, एक चीज़ समझिए, जब ट्रेंड पॉजिटिव है, नो बैड न्यूज मीन्स इज गुड न्यूज, और जब ट्रेंड नेगेटिव है, नो गुड न्यूज मीन्स बैड न्यूज, है ना। देखो मार्केट तो पूरा है ना साइकोलॉजी है ना, और है क्या, नहीं तो हर मिनट हर सेकंड क्यों चीज़ें बदलती है, क्यों कोई कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी हर सेकंड बदलती है, लेकिन भाव तो बदलता है ना। तो इसलिए ये पूरी साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में आपको ये देखना है कि जिस ट्रेंड के साथ आप हैं उस ट्रेंड में कहीं कोई डिस्टर्बेंस के संकेत है क्या? नहीं जी नहीं। ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव, घरेलू फंड सुपर पॉजिटिव, वायदा कारोबार के आंकड़े न्यूट्रल, सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव। और क्या चाहिए आपको? मैंने लिख लिया, नो बैड न्यूज इज गुड। कल ये सारे कल के जो हैं वही आज भी हैं, कोई बदलाव नहीं। लेकिन हाँ, आज फिर से हम जब आंकड़े डिस्कस करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा मैं आपको। मैं एफएनओ के आंकड़े थोड़ा समझना चाहूँगा, जो आपने क्यों न्यूट्रल रखा, बाकी सब तो पॉजिटिव है। ये एफएनओ क्यों न्यूट्रल है जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की जो रेंज है, जो सपोर्ट लेवल्स हैं, पहले वो समझ लेते हैं। 11,350, 11,425 ये अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन शिफ्ट हुआ है ऊपर। कल 11,250 से 11,300 हमने दिया था,
मजबूत सपोर्ट जोन से मेरा मतलब हमेशा ये होता है कि यहाँ आपको खरीदारी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात संदीप जो बताना चाहता हूँ, जनरली एक्सपायरी के दिन मैं इस तरह से सपोर्ट जोन को शिफ्ट नहीं करता, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपको एडिशनल आधा पौन % की, कम से कम आधे से 1% की एडिशनल वॉलेटिलिटी गिन के चलना चाहिए। अच्छा, वो आपने जो कहा था कि 1-2 दिन के आस एक्सपायरी के जो आंकड़े हैं वो वीकली के कहते हैं या मंथली कहते हैं, जो आप कह रहे हैं कि मैं उन्हें काउंट ही नहीं करता हूँ? कौन से? वीकली या मंथली जो वायदा बाजार के आंकड़े होते हैं? ज़्यादा आंकड़ों की अहमियत मंथली वालों की। मंथली वालों, ठीक है। मंथली आज तो वालों। वीकली है। आज वीकली है, लेकिन वीकली में भी आपको आधा से 1% की एडिशनल वॉलेटिलिटी गिन के चलनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी की वजह से थोड़ा नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन हो तो ना हो, लेकिन एक्सपायरी की वजह से हो जाता है। तो आज फिर भी मैंने रेंज ऊपर शिफ्ट की है, मेरा कॉन्फिडेंस दिखाता है। 11,350 से 11,425 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी के लिए 28,050 से 28,200, यहाँ मैंने अभी भी रेंज चेंज नहीं की, जो कल वाली है वही आज भी रखी है। अब हायर जोन वही है, 11,500 11,550 कल वाला ही है। बैंक निफ्टी पर 28,750 से 28,950 ये आपका हायर जोन है, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है। अब आज की रेंज 11,400 से 11,500 ये निफ्टी की आज की छोटी रेंज है। इनफैक्ट 11,425 भी लिख सकता था, लेकिन सेफर साइड पे मैंने 11,400 लिखा है। 11,350 11,550 ये मीडियम रेंज है, और 11,300 से 11,600 150 पॉइंट दोनों तरफ आप गिन लीजिए, ये आपकी एक्सट्रीम रेंज सबसे बड़ी वाली निफ्टी के लिए आज। बैंक निफ्टी 28,300 28,750 ये है आपकी रेंज आज की। कल आपने देखा होगा 28,750 का हाई बनाया, वहाँ से अगर आपने शॉर्ट किया हो तो आपको आराम से वहाँ से 350 पॉइंट भी मिले। तो रेंज को बहुत बेहतरीन तरीके से बैंक निफ्टी प्ले कर रहा है, और रेंज को और धीरे धीरे वॉलेटिलिटी भी कम होती जा रही है। ठीक है, ये हो गई आपकी रेंज 28,300 28,750। मीडियम रेंज नोट कर लीजिए 28,200 से 28,850। ज़्यादा संभावना ये कि आप मीडियम रेंज में आज काम कर जाएं, इसके बाहर न निकले। लेकिन एक्सट्रीम रेंज जो निकलेगी वो 28,050 से लेकर 28,950 की, ये 900 अंकों की रेंज है एक्सपायरी के लिए आज से, जिस पर आपको करना है फोकस। मैं तो पॉजिटिव ही मान रहा हूँ इसको। वैसे तो आप कॉन्फिडेंस आपका इस चीज़ से भी झलक रहा है कि आप जब सेंटीमेंट बता रहे थे तो आपके पॉजिटिव नहीं कहा आपने कहा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग नहीं पॉजिटिव एडवाइस के लिए हम 4 दिन से लगातार कह रहे हैं कि अगर आपको अगर आप स्किल ट्रेडर नहीं है, दोनों तरफ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो आप आराम से सिर्फ बाय ऑन डिप्स का इंतजार करें, ट्रेड करें। कल भी आपको डिप मिली, और लगातार कल भी हमने कहा कि आखिरी घंटे में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एग्जैक्टली एक डिप भी दी, क्लोजिंग अच्छी हो गई। तो आपको दोनों तरफ मौके दे रहा है बाजार। अगर आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो जब अपना लेवल आए तब खरीद लीजिए, है ना। ठीक है। मैं तो ये आपने जो 900 पॉइंट की रेंज दी है ना निफ्टी बैंक के लिए, ये एडिशनल पॉजिटिव देख रहा हूँ। हाँ, एक्सपायरी का दिन है, उसके बावजूद एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर 3 पॉइंट ऊपर खुला निफ्टी बाय 3 पॉइंट, SGX 3 ऊपर है, सुस्त खुलता है, खरीदना है। अच्छा, आज अगर सुस्त खुलते हैं तो ठीक है। चलिए तो फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है थोड़ा आगे बताऊंगा। चलिए ठीक है। नहीं, मैं तो ये रेंज देख के बहुत पॉजिटिव हूँ कि 28,950 तक की ऊपर 900 पॉइंट की रेंज है बस। आज एक्सपायरी हाँ जी, ठीक है। थोड़ी देखिए, मैं बड़ी रेंज देता हूँ तो क्या मैं मेरी मर्जी से थोड़ी देता हूँ, और छोटी देता हूँ तो भी मेरी मर्जी से नहीं देता। जो डेटा बोलते हैं मुझे तो उस हिसाब से देना है ना। अब कभी तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, कभी वॉलेटिलिटी कम होगी, जैसी होगी वैसा देखेंगे। आप बाजार के आंकड़ों से और मैं आपके आंकड़ों से कहीं ना कहीं थोड़े संकेत लेने की कोशिश करता हूँ। चलिए, जो एक्सिस्टिंग पोजीशंस हैं उसके बारे में बताइए। खरीदारी करनी है आपको। अगर खरीदारी की पोजीशन है तो निफ्टी में, तो इंट्राडे का स्टॉप लॉस है 11,400 का। ठीक है, और क्लोजिंग बेसिस पर 11,340 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको करनी है खरीदारी। अगर 11,340 के नीचे आप बंद होते हैं तो ही आपको तनाव लेना है कि क्या मुझे पोजीशन अपनी बनाए रखूँ या कम कर दूँ। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी। बैंक निफ्टी 28,400 के नीचे आज ट्रेड करना शुरू करता है तो आप अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लीजिए, क्योंकि फिर नीचे की रिस्क खुल जाती है। और 28,150 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है आपका। ये निफ्टी में मतलब नीचे गुंजाइश है, अगर नीचे चला भी जाए तो भी ट्रेंड ठीक रहेगा, लेकिन निफ्टी बैंक में ज़्यादा जगह नहीं है नीचे जाने की। जगह लगभग बराबर है। नहीं सी, बैंक निफ्टी में क्या 28,050 से 28,200 रेंज है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और निफ्टी में वही 11,350 से 11,425। तो थोड़ी थोड़ी जगह दोनों जगह है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। अब आइए शॉर्ट पोजीशन 11,500 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, इसके पार निकलकर दिन में टिके क्लोज होता दिखे तो शॉर्ट काट लीजिए। 28,800 आपका बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस है दिन के लिए भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी, दोनों ही स्टॉप लॉस आप ये ध्यान में रख लीजिए।
ठीक है, ये तो बात होगी जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है। अगर नई पोजीशन बनानी है आज, उसके लिए क्या रणनीति होगी? देखिए आइडियली अगर सुस्त शुरुआत हो, कमजोरी के साथ शुरुआत हो, तो 11,400 11,425 परफेक्ट जोन है दिन के लिए खरीदारी करने के लिए। वहां आए तो मौका मत छोड़िए, तुरंत खरीद लीजिएगा। 11,350 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी कर लीजिए। निफ्टी में खरीदने की राय है यहाँ पर। और ऊपर की तरफ के टारगेट जो बनेंगे 11,475 500, वैसे 500 पार करने की मैं अभी सोच नहीं रहा, लेकिन फिर भी हो जाए। हाँ, फिर भी हो जाए, हो भी सकता है। एक्सपायरी का दिन है, इसलिए वो आप कभी भी कोई चीज़ को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहने का है ना, कि होने में कुछ भी हो सकता है। और सरप्राइज तेजी की तरफ आने की संभावनाएं ज़्यादा है बजाय मंदी का शॉक लगने की। शॉक के चांस कम है, सरप्राइज के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे में सरप्राइज अगर मिलता है आपको 11,500 के ऊपर टिकने का, तो 11,550 600 की रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। ओके, ये आपके लिए लॉन्ग शॉर्ट जिनको करना है, थोड़ा रिस्की है मामला, लेकिन चांस ले सकते हैं आप। 11,500 11,550 की रेंज में शॉर्ट करिए। 11,600 का स्टॉप है। 11,450 425 तक के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं मंदी। जिन लोगों को ट्रेड करना आता है वो सिर्फ लॉन्ग करें, गिरावट में खरीदारी करते रहें। ये निफ्टी की बात होगी जी। अब बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी संदीप दो तरीका है। अगर अभी खरीदते तो 28,400 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन आपके लिए बेस्ट रेंज जो खरीदारी की है वो 28,150 से 28,300 में है। 28,300 में भी ले लीजिए, 200 में भी ले लीजिए, 150 में भी ले लीजिए। 28 और मैं तो ये कहूँगा, और 28,050 आए तो और लीजिए। 28,000 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस क्लियर कट वेल डिफाइंड है। ठीक है, 28,400 550 750 850 ये सारे लेवल ऊपर मिल सकते हैं वापस। तो गिरावट में लेते रहें, घबराइए मत, डरिए मत। बैंक निफ्टी में लेना है आपको। ठीक है, जितना आप नीचे में एवरेज कर सके कोई दिक्कत नहीं। कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि 100 पॉइंट तुरंत ही मिल जाएगा वापस, जहाँ से लेवल से घूमेगा। ट्रेड करते रहे आराम से। ठीक है, अब शॉर्ट करना चाहते हैं तो 28,750 से 28,900 की रेंज में शॉर्ट करिए। 28,750 पे भी करिए, 800 पे भी करिए, 900 पे भी करिए, 850 पे भी, 900 पे। तो 3 लॉट आपको एक एक ऐसा करके शॉर्ट करना चाहिए स्टेगर्ड वे में। 29,000 का स्टॉप लॉस है आपका। 28,600 500 300 तीन टारगेट के लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। ये है बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की राय। ठीक है, पुट कॉल रेशियो और विक्स कंफर्टेबल जोन में, कोई खास वही लेवल पे जहाँ चलता है। हाँ, कोई खास बात नहीं। ठीक है, अब सेक्टर्स एफआईज के हाँ, सेक्टर्स एक बार बता दूं। सेक्टर्स में सरकारी कंपनियां पॉजिटिव दिख रही है आज के सेशन में। थोड़ी यहाँ खरीदारी हो सकती है। नेगेटिव साइड पे एनबीएफसी और गिरेंगी, चाहे वो कोई भी हाउसिंग फाइनेंस वाली हो, दूसरी हो। और मिड के प्राइवेट बैंक थोड़े से मुझे ढीले दिख रहे हैं। रिजल्ट दमदार नहीं आ रहे, मज़ा नहीं आ रहा। रिजल्ट कर्नाटक फेडरल दोनों खराब थे। ठीक है, तो अभी फिर आंकड़े एफआईज के। हाँ, एफआईज के आंकड़े सदाबहार, बहुत ही बेहतरीन, शानदार, परफेक्ट, कल से भी बेहतर। अच्छा, हाँ, इसीलिए आप पॉजिटिव के आगे स्ट्रांग लगा रहे हैं। यस, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या, 3 दिन लगातार खरीदारी कर डाली। 3 या 4 दिन, 4 दिन लगातार। ये देखा, हाँ, ये एफ आई है, चटाई लगा कर। ओके, हमसे मिलते जुलते लग रहे हैं। ओके, तो लगातार 4 दिन से खरीदारी कर रहे हैं। 686 करोड़ की खरीदारी कल हुई है। 400 करोड़ का इंडेक्स खरीदा है, 750 करोड़ के स्टॉक खरीदा है। और क्या चाहिए? फिर भी और कुछ चाहिए तो 1577 करोड़ की घरेलू फंड्स की खरीदारी है। 1577, 1000 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं ऑप्शंस। घबराइए मत, 1080 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन से कोई टेंशन मत लीजिए। देखिए भी मत, मैं देख ही नहीं रहा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, कुल मिलाकर बेहतरीन दमदार खरीदारी है एफआईएस की तरफ से। अब कल के सेशन में कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं, कुछ जैसे ब्लॉक डील्स आईसीआईसी लोम्बार्ड वगैरह की हुई, तो उस वजह से भी आपको घरेलू फंड्स का खरीदारी का आंकड़ा बड़ा दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है संदीप, पिछले 2-3 दिनों से देखिए बड़े बड़े ब्लॉक्स हो रहे हैं, बायर मिल रहा है, सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, फंड्स इन लेवल पे खरीदने को तैयार बैठे हैं। इन्हीं को तो आप क्वालिटी मिड कैप्स कहते हैं, जो ऐसे टाइम पे मिलता है, कोई आईसीआईसी लोम्बार्ड टाइप आपको। ठीक है ना, तो ये अच्छी खबर है जो डेटा में दिख रही है। और यही सबसे बेहतर आज के लिए सबसे बड़ा और पॉजिटिव ट्रिगर अगर कोई है तो ये है एफआईएस के और घरेलू फंड की दोनों की दमदार खरीदारी, और दोनों ही लगातार 2 दिन से एक साथ खरीद रहे हैं। तो इसलिए इंट्राडे में जो करेक्शन आते हैं ना, ये ट्रेडर्स की तरफ से आते हैं। देखो, फंड्स के सामने ट्रेडर्स टिक नहीं सकते हैं, वैसा हाल है। तो फंड्स जब तक अब इनके आंकड़े ठीक है, तेजी में रहिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट एफएनओ, जो कि एकमात्र न्यूट्रल आपने बताया था, वहाँ के आंकड़े क्या कह रहे हैं? उसका रीज़न है, आप देखिएगा मेरी कमेंट्री में बहुत कम बार ऐसा होता है कि एफएनओ को मैं नेगेटिव या पॉजिटिव में रखता हूँ। एफएनओ के आंकड़े मोस्टली न्यूट्रल रहते हैं मेरे। इसकी रीज़न भी बता देता हूँ। कई बार लोग भी सोचते होंगे ये कभी पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कम होते हैं क्या? सीरीज में मुश्किल से 2-3 दिन 4 दिन पॉजिटिव नेगेटिव। उसका रीज़न है
एफएनओ के आंकड़े मेरे लिए, अगर बिल्कुल मुझे कोई करेक्शन की उम्मीद नहीं है, अगर मुझे लगता है कि आज 11,500 पे भी बेचना नहीं है, कहीं ऊपर में बेचना ही नहीं की करेक्शन है ही नहीं, मेरे लिए वन साइड मार्केट है, तब मैं एफएनओ के आंकड़े को पॉजिटिव या नेगेटिव देता हूँ। लेकिन जहाँ मुझे दोनों तरफ का ट्रेड दिख रहा है कि आप लॉन्ग ट्रेड भी ले सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं, दिन के दौरान दोनों मौके मिलेंगे, तो फिर मैं न्यूट्रल रखता हूँ उसको। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है तो मैं न्यूट्रल करता हूँ, और अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 11,500। हाँ, कल से आप कह रहे हैं। करेक्ट, 11,500 को पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। आज भी मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन इतना बुलिश नहीं कि आप 11,500 ऐसे ही कुदा देंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, तो 11,500 इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, वीकली और मंथली दोनों में 21-21 लाख है, तो 42 लाख शेयरों को पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। 11,400 इसलिए नहीं टूटेगा, वहाँ भी 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, तो आपके 2 गोल पोस्ट हो गए, 11,400 11,500। बस बीच में खेलते रहिए, मिडफील्ड है आपके लिए, है ना, न इधर गोल होगा न इधर गोल होगा, हो सकता है 100 पॉइंट में आप पूरा दिन निकाल ले, लेकिन हाँ अगर एक तरफ कहीं बाहर निकली तो 50 पॉइंट तो कम से कम और गिन लीजिए। फिर 11,500 पार किया तो 11,550, 11,400 के नीचे टिके तो 11,350, इतना और आपको बंसा निकल सकता है, जो मीडियम रेंज हो सकती है। वही रेंज आपने बताई भी है, हाँ, 11,400 11,500 छोटी और 11,350 से 11,550 ये मीडियम रेंज आज के लिए आपने बताई है। अब बैंक निफ्टी, ठीक है, 28,000 नहीं टूटेगा, 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है, 29,000 पार नहीं होगा, 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल में, दोनों तरफ ये गोल पोस्ट हो गए आपके। ठीक है, बीचों बीच में आप बंद हुए 28,500 के आसपास, और 28,500 पर बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है, 5 से 6 लाख शेयरों का पुट और कॉल में, कुश्ती करते रहिए, मिडफील्ड में खेलिए, 28,500 के आसपास 150-200 पॉइंट की रेंज में, नीचे 28,300 चले जाओ, ऊपर 28,750 चले जाओ, बस यही खेलते रहो 28,500 के आसपास, 28,550 के आसपास। ये बैंक निफ्टी के डेटा है। ठीक है, ये तो हो गए सारे आंकड़े आज के लिए संकेत और कैसे आपको पोजीशन लेनी है। लेकिन अब बात करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे की। पहले एक बिगुल बताइए सर। माइंट्री, मेरा थोड़ा बोल्ड कॉल है इस पे शॉर्ट करने का। शॉर्ट करना? हाँ, मुझे 2 रीजन से शॉर्ट करना चाहता हूँ। पहला तो ये 17 रुपये बढ़ा हुआ है कल। हाँ तो जिस हिसाब से कल एक्सपेक्टेशन बन गई थी कि रिजल्ट अच्छे होंगे, वैसे रिजल्ट नहीं है। मेरे ख्याल से 9.25% के आसपास के मार्जिन आए, तो मेरी उम्मीद से मार्जिन थोड़े से कम है। मैं सोचा था 9.25-10% के आसपास मार्जिन रहने चाहिए। आय का आंकड़ा ठीक है। सारे ब्रोकरेजेस आप रिपोर्ट्स भी देखेंगे तो एक थोड़ा सा टारगेट बढ़ाया भी है मेरे ख्याल से किसी रिपोर्ट में, मॉर्गन में होगा शायद, लेकिन वो भी बढ़ के भी 725 है। एक किसी का टारगेट 650 650 का है। तो यानी कि कोई ब्रोकर ऐसा है नहीं जो बुलिश हो इस वक्त खरीदने के लिहाज से। तो मेरे हिसाब से माइंट्री एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। 750 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि मैं आम राय के विपरीत शॉर्ट करने की आपको राय दे रहा हूँ। 730 720 तक का एक करेक्शन मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं खुलते ही शॉर्ट करना है या ऊपर मिल जाए तो शॉर्ट करें? नहीं, अगर इस प्राइस के आस ऊपर मिले तो बहुत ही बढ़िया, और बाकी अदरवाइज फ्लैट भी खुले तो आप कर सकते हैं शॉर्ट। चलिए ठीक है, ये हुई स्टॉक ऑफ द डे की बात। तो कॉन्ट्रा कॉल है, ये नंबर्स ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक चला हुआ है, इसलिए इसमें आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। 730 720 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक और अहम खबर है जिसके ऊपर आज चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। PMEAC यानी कि PM की जो आर्थिक सलाहकार कमेटी होती है, उसमें पार्ट टाइम मेंबर के तौर पर नीलेश शाह, नीलकंठ मिश्रा को जगह मिली है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर समझना। देखिए, ये बहुत ही अच्छा कदम है। अच्छा, हाँ, ये मतलब मैं ये कहूँगा कि मार्केट के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से ये बहुत बढ़िया कदम है। क्यों बढ़िया कदम है वो मैं बताना चाहता हूँ। नीलेश शाह, उनके परिचय की किसी को ज़रूरत नहीं है, आप सब उन्हें अच्छे से जानते पहचानते हैं। और कल ही मैं उनसे बात कर रहा था, शो में दिवाली का रिकॉर्ड कर रहा था। दिवाली का शो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने बोल भी रहा था, मैंने कहा नीलेश भाई आपके इतने बढ़िया आइडियाज़ होते हैं, सारी चीज़ हम गोल्ड वगैरह पे डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो वो खाली मुस्कुरा भर दिए। एक्चुअली उनकी जो एक्सपर्टाइज है, उनके जो रिकमेंडेशन है इकोनॉमी को लेकर, मार्केट्स को लेकर, वो बहुत ही गजब के हैं और बहुत प्रैक्टिकल है। तो अभी तक होता क्या है कि जनरली आर्थिक सलाहकार समिति में लोग इंपोर्ट किए जाते हैं या फिर IAS ऑफिसर्स होते हैं, वो भी मतलब अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि मतलब वो अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन क्या होता है, एक जो आपको रिवर्स फीडबैक उन लोग से चाहिए जो वाकई में इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। तो ये जो फील्ड है ना लोगों की तरफ से, वो काम नीलेश भाई बहुत अच्छे से करेंगे।
ये मुझे पूरा विश्वास है। तो उनकी एक्सपर्टाइज, उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ जो है, और जो सबसे बड़ी बात है आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया वो इम्प्लीमेंट होते हैं। दिक्कत क्या है, वो कहेंगे उसके बाद 5 साल बाद, 2 साल बाद, 7 साल बाद। गोल्ड के लिए वो कब से कह रहे हैं कि गोल्ड कंजम्पशन पे रोक लगानी चाहिए। अब सबको समझ में आया, और ये नई सरकार आने के बाद ये सब कुछ हुआ, मोदी सरकार के बाद। नहीं तो वो कब से, कई कम से 10 साल से वो कर रहे थे कि गोल्ड हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अब वो सब लागू हो रहे हैं। तो ऐसे ढेर सारे आइडियाज़ हैं नीलेश भाई के पास में, जो मुझे लगता है बड़े काम आएंगे प्रधानमंत्री के। नीलकंठ मिश्रा साहब मेरे दूसरे दोस्त हैं, मैं अच्छे से उन्हें जानता हूँ। क्रेडिट स्विस में है, बड़ी फॉरेन ब्रोकरेज फर्म है, लेकिन जो गजब की पकड़ उनकी इंडियन इकोनॉमी की है, मतलब छोटे छोटे लेवल की जो चीज़ें वो जानते हैं ना, वो कमाल की है, क्लासिक है एकदम। तो वो बहुत वैल्यू एडिशन करेंगे दो लिहाज से। एक, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, दूसरा ग्राउंड लेवल पर आपको क्या रियलिटी दिख रही है। तो दोनों चीज़ों का एक मिश्रण जो मिलेगा ना, वो बहुत गजब का होगा। और तीसरे वी अनंत नागेश्वरन जी, जिनको ढेर सारे फॉरेन बैंक्स और इनमें काम करने का अनुभव है, सिंगापुर में आमतौर पर रहते हैं। उनका जो एक्सपीरियंस आएगा ग्लोबल पर्सपेक्टिव, क्योंकि अब आर्थिक सलाहकार समिति में आपको हर तरह की चीज़ें चाहिए प्रधानमंत्री को। हम ग्लोबली इतने लिंक्ड हैं, तो अनंत नागेश्वरन साहब गजब की सोच रखने वाले, मैंने कई बार उनके इंटरव्यू किए। तो मतलब मैं आज सुबह सुबह जब ये खबर देखी ना, मेरा दिल खुश हो गया। मतलब ऐसी कमेटी होनी चाहिए, ये आइडियल कमेटी है। तो मैं एक चीज पे पूरा भरोसे से, विश्वास से कह सकता हूं कि ये बेहतरीन कमेटी बहुत शानदार रिकमेंडेशन देगी। अब वो रिकमेंडेशन कितनी एक्सेप्ट होती है और कितनी लागू हो पाती है, ये चैलेंज गवर्नमेंट का है। मैं ये कह सकता हूं कि अब आपके पास बेहतरीन थिंक टैंक है, तो आइडियाज की, सॉल्यूशन की कमी नहीं रहेगी। अगर इंप्लीमेंट ना कर पाए तो वो सरकार की तरफ से है। अब सरकार को पूरा प्रॉपर, सही, सच्चा, अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो मैं तीनों को बधाई भी देना चाहता हूं, और तीनों को मैं कहना चाहता हूं कि ये अपॉइंटमेंट आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी है, और मेरी तो कम से कम दूसरे देशवासियों की तरफ बड़ी उम्मीदें रहेंगी कि आपकी ये कमेटी बहुत दमदार तरीके से काम करे। तो इसको कह सकते हैं क्या, व्हाट एन आइडिया सर जी, इनको एब्सोल्युटली चुनना और इनकी जो रिकमेंडेशंस आएंगी वो भी। बिल्कुल, रिकमेंडेशन बहुत अच्छा चुना हुआ है, रिकमेंडेशन बहुत अच्छी आएगी, लागू होनी चाहिए बस। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि थोड़ा और विस्तार किया जाए कि ये ट्रम्प साहब के मॉडल पे जा रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब बाजार को इग्नोर नहीं करते हैं। देखिए, करना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो ये जो लोग हैं, ये बाजार से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, और वो भी जो एक फील है, बिल्कुल, बाजार और का एक ये रिएक्शन सरकार की सोच बिल्कुल सही है कि आप भाई, अगर सुबह शाम हम लोग हैं जो मुश्किल में हैं, तो हमारा फीडबैक इंपॉर्टेंट है। अगर आज हमें कोई बात प्रधानमंत्री तक पहुंचानी है या आम लोगों को पहुंचानी है, तो नीलेश भाई वेल कनेक्टेड है पब्लिक के साथ, आप दीजिए, अगर उन्हें समझ में आएगा वो बात पहुंचाएंगे। तो ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, जल्दी पहुंचेगी, बिल्कुल जल्दी पहुंचेगी, बिल्कुल। तो ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि इस तरह की कमेटी होनी चाहिए, ऐसे लोगों की कमेटी होनी चाहिए जिनका जनता के साथ भी जुड़ा हो, आम इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ा हो, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ जुड़ा हो, ठीक है, और एट द सेम टाइम वो अपने आइडियाज़ को रिफाइन करके आगे पहुंचा सके। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ। तो नीलेश शाह और नीलकंठ मिश्रा साहब और अनंत नागेश्वर साहब, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। चलिए ठीक है, ये बहुत ही और ये बधाई एक और सरकार को भी, इनको चुनने के बहुत सही लोग चुनने के लिए। लिए ठीक है, ये विन विन मूव है एक तरह से, हैं, बाजार के लिए भी। और चलिए, अब ये नीलेश शाह साहब की बात चली है, तो फिर मौका अच्छा है बताने के लिए कि इस बार दिवाली आपकी कितनी हाँ, दमदार होगी। कल ही हमने नीलेश शाह साहब के साथ ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, देख लीजिए एक झलक।
यार चलिए देखते हैं पहले खबरों वाले शेयर। शुरुआत करते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज सबसे पहले इवेंट्स या ट्रिगर्स से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी की अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो जी एंटरटेनमेंट, इसके नतीजे आने वाले हैं। वायदा बाजार में टीवीएस मोटर्स और पीवीआर लिमिटेड, इन दोनों के नतीजे आज आने वाले हैं, जिसकी मार्जिन पर नजर रहेगी। और साथ ही अगर कैश सेगमेंट की बात करें तो जय भारत मारुति, मैस्टिक लिमिटेड, एल&टी इन्फोटेक, साइंट, साउथ इंडियन बैंक और चेन्नई पेट्रोलियम के आज नतीजों पर खास नजर रहेगी। इसके अलावा आज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस फोकस में रहेगा, जहाँ पे दूसरी तिमाही के अपडेट्स दिए है कंपनी ने। सबसे पहला यही है कि कंपनी ने कहा है कि इस तिमाही में जो लोन ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रही है और सीक्वेंशियल आधार पर आप देखिए तिमाही आधार पर तो करीब 35% घटी है। और साथ ही जो डिसबर्समेंट्स हैं दूसरी तिमाही में 5,000 करोड़ से कम आती हुई दिखी है और दूसरी तिमाही में कंपनी ने 1725 करोड़ रुपए जुटाए हैं। साथ ही डीएचएफएल, आज कंपनी की बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पे पहली तिमाही के नतीजों पर कंपनी निर्णय लेगी। इससे पहले सीडीएसएल ने, क्योंकि कंपनी ने नतीजे पेश नहीं किए थे, तो उनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो फ्रीज कर दी थी। साथ ही हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, ये तीनों स्टॉक्स नेगेटिवली फोकस में रहेंगे। जो दुनिया भर की दिग्गज कंपनी है एल्यूमिना कंपनी, जो एल्कोआ है, उन्होंने अपने डिमांड गाइडेंस को घटा दिया है। पहले 2019 के लिए उनकी जो डिमांड गाइडेंस थी वो करीब 1.25% से लेके 2.25% थी, वहां से घटाकर अब -0.6% से लेके -0.4% तक की गाइडेंस कंपनी दे रही है। ये भी कहा है कि 2019 में जो एल्यूमिना का सरप्लस है वो आशंका जो थी उससे ज़्यादा सरप्लस आता हुआ दिख रहा है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि कंपनी $1 बिलियन के असेट्स बेचने की योजना कर रही है, क्योंकि पूरे सेक्टर में बहुत ज़्यादा धीमापन दिख रहा है। और साथ ही नाल्को, जो घरेलू बाजार में खबर आती हुई दिख रही है, कंपनी ने कहा है कि उनके जो कोयले के रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम पड़ती हुई दिख रही है, तो इसी के चलते उनके कामकाज पर काफ़ी असर आ रही है। प्रतिदिन 7,000 से 8,000 टन की जो कोयले की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही है और इसी के चलते आज नाल्को नेगेटिवली फोकस में रहेगा। ओके पूजा, बताइए आपकी स्टॉक्स की लिस्ट। जी, श्री सीमेंट से पहले शुरुआत कर लेते हैं। 19 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होगी और इसमें क्यूआईपी के जरिए कुछ पूंजी जुटा सकती है कंपनी, तो आज यहाँ पर फोकस रखिए। सीजी पावर भी फोकस में रहेगा। 15 अक्टूबर को कंपनी की फॉरेंसिक जांच शुरू हो चुकी है। इनके वित्तीय हालत को देखते हुए तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अब फॉरेंसिक जांच होगी। एक बुरी खबर है सीजी पावर के लिए। सुवेन लाइफ साइंसेज के लिए एक अच्छी खबर आती हुई, क्रिसिल ने रेटिंग अब देना दोबारा से शुरू कर दी है कंपनी को और अब एक ही रेटिंग दी है कंपनी के लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ को और शॉर्ट टर्म को A1 की रेटिंग दी है और इसी के साथ रेटिंग वॉच विद पॉजिटिव इम्प्लीकेशन की श्रेणी में कंपनी को डाल दिया है। तो अच्छी खबर सुवेन लाइफ साइंसेज के लिए। जुआरी एग्रो, यहाँ पर एक बुरी खबर है। कच्चे माल में कमी के चलते कंपनी ने अपना जो NPA का प्लांट है वो बंद कर दिया है। बीच में इस प्लांट में कुछ दिक्कतें चल रही थी, कामकाज बंद हुआ था, फिर से चालू हुआ था अगस्त में, लेकिन अब कच्चे माल की दिक्कतों को देखते हुए कामकाज फिर से बंद कर दिया गया है। कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं। ICICI लोम्बार्ड में हमने देखा था कि कल एक बड़ी हिस्सेदारी हुई थी। फेयरफैक्स FAIR कॉर्पोरेशन ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है 4.9% की, करीब 2627 करोड़ में हिस्सेदारी बेची गई है। इसके अलावा BF यूटिलिटीज़ में भी फंड एक्शन हुआ है। यहाँ पर एक फंड हाउस गगनदीप कंसल्टेंसी ने कंपनी के करीब 2 लाख शेयर्स बेचे हैं 234 रुपये प्रति शेयर के भाव पर, माफ़ कीजिएगा खरीदे हैं। मैं वही सोचा था, बराबर 2 लाख 234 रुपये। ओके परफेक्ट। तो ये हैं ढेर सारे एक्शन वाले स्टॉक्स। आइए अब आशीष पेश करेंगे FIR। हाँ, तो आशीष FIR दर्ज करवाइए। बिल्कुल। पहले जो नतीजे वाले रिजल्ट्स आए, हाँ बताइए। माइंट्री से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आते हुए दिखी हैं और ब्रोकरेज हाउसेस का मानना ये है कि आय जो है कंपनी की, वो जो रिपोर्ट है वो अनुमान से बेहतर होते हुए दिखी, लेकिन मार्जिन्स में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है। तीसरी तिमाही में यानी अगली तिमाही में कांस्टेंट ग्रोथ जो है करेंसी ग्रोथ, उसमें और इम्प्रूवमेंट होने के आसार हैं। यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट है जिसमें न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लक्ष्य को 760 रुपये से बढ़ाकर 765 कर दिया गया है। मैक्वायरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य को 660 से घटाकर 620 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 705 रुपये से बढ़ाकर 725 कर दिया है। और अंत में गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य दे रहे हैं 894 का और ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन आकर्षक हैं कंपनी के। फेडरल बैंक के भी कल नतीजे आए थे, नतीजे खराब थे जिसके चलते काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहाँ पर ये कह रहे हैं कि आगे जाकर जो अर्निंग्स का एस्टिमेट है इसमें इन्होंने 3 से 6% की कटौती कर दी है। असेट क्वालिटी को लेकर अभी भी चिंता है क्योंकि कंपनी का NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में काफ़ी एक्सपोजर है
और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से आप देखेंगे तो ये स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड लगता है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, लेकिन लक्ष्य को इन्होंने घटा है, 90 रुपए से घटाकर 80 रुपए कर दिया गया है। जेफरीज ने बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को 123 रुपए से घटाकर 120 रुपए कर दिया गया है। और फेडरल बैंक पे सिटी की भी रिपोर्ट है जहां पर बाय की रेटिंग को बरकरार रखा गया है और लक्ष्य को 120 रुपए से घटाकर 105 कर दिया गया है। डीबी कॉप के भी नतीजे आए थे, यहां पर सीएलएसए की रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी के राय को बरकरार रखा गया है, लक्ष्य 220 रुपए से घटाकर 185 रुपए कर दिया गया है। ये कहने की नतीजे सभी पैरामीटर्स पर कमजोर थे, लेकिन टैक्स रिवर्सल की वजह से जो मुनाफा है वो थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिला। मार्केट शेयर में बढ़त है, लेकिन फिर भी विज्ञापन जो आय है कंपनी की वो नहीं बढ़ रही है। तो ये नतीजों वाली रिपोर्ट्स हैं। तो इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं आशीष? बीपीसीएल पर मैक्वायरी की काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है संदीप। यहाँ पर ये न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य को 425 रुपए से बढ़ाकर 500 कर दिया। हालांकि आप देखेंगे कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे ही दे है ये जो लक्ष्य इनका है, लेकिन इन्होंने एक नोट जारी किया है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर और इन्होंने आकलन किया है कि कौन कौन पोटेंशियल बायर हो सकता है। तो सबसे पहले ये टोटल की बात करते हैं। इन्होंने कह रहे हैं कि अफ्रीका में इन्होंने अभी कुछ अधिग्रहण किए हैं, जिसके चलते अभी टोटल बीपीसीएल में तो स्टेक नहीं खरीदेगा। शेल खरीद सकता है क्योंकि इसकी काफ़ी हिस्ट्री अच्छी रही है भारतीय कंपनीज के साथ, और ये शेल एक प्रबल दावेदार है जहां पर ये अधिग्रहण हो सकता है। बीपी नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी रिलायंस के साथ रिटेल स्पेस में है, तो ये बीपीसीएल में बीपी जो है वैसा नहीं खरीदेगा। इसके अलावा ये कह रहे कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ये भी भारत में मौके तलाश रही है, तो ये एक पोटेंशियल बायर निकल के आ रहा है। इसके अलावा यूबीएस की रिपोर्ट है आइशर मोटर्स पर। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक मिनट, ये बीपीसीएल की जो डाइवर्समेंट रिपोर्ट है उसमें कौन कौन नहीं खरीद सकता है, उनमें उन्होंने टोटल को मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अफ्रीका में एसेट खरीदे। शेल भी नहीं खरीदेगा, वो ये कह रहे कि शेल बड़ा बायबैक कर रहा है ऑलरेडी, तो उसका पैसा उधर चले जाएगा, तो उनके पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी। बीपी ब्रिटिश पेट्रोलियम ऑलरेडी रिलायंस के साथ है, तो 3 आउट हो गए। बचे कौन? एक तो ये अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उनका इंटरेस्ट हो सकता है, और दूसरा अरामको। ये 2 दावेदार हो सकते हैं। उन्होंने कौन कौन नहीं ले सकता वो शॉर्ट लिस्ट किया। तो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, हालांकि टारगेट बड़े एग्रेसिव नहीं दिए, लेकिन ये रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है। जी और बताइए। हाँ, आइशर मोटर्स पर यूबीएस की रिपोर्ट है। यहाँ पर ये बिकवाली के राय से अपग्रेड कर इन्होंने खरीदारी की राय दे दी, यानी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है और लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की है, 18,000 से बढ़ाकर 23,000 कर दिया गया है। ये कह रहे कि अब डी रेटिंग और डाउनग्रेड का जो साइकिल है खत्म हो गया है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, वॉल्यूम ग्रोथ में यहाँ से सुधार देखने को मिल सकता है। तो आइशर मोटर्स पर यूबीएस काफी पॉजिटिव है। और अंत में इन्फो एच पर रिपोर्ट है एचएसबीसी की, जहां पर खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य को 2309 से बढ़ाकर 2479 कर दिया है। यहाँ पर ये कह रहे कि जोमैटो का जो बर्न रेट में कमी आई है वो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर एक्शन दिखेगा। आइए शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। राकेश बंसल, कुणाल सरावगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, संदीप वागले साहब हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, राजेश पालिया साहब भी है तैयार, इन सबका करते हैं स्वागत, और विकास सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है, सबको गुड मॉर्निंग। एक्सपायरी वायदा कारोबार की आज वीकली है, सबको शुभकामनाएं, अच्छा ट्रेडिंग सेशन हो। लाल लाल टाइम में ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, पता नहीं होने वाला क्या है। बिगुल पिक ऑफ द डे। चलिए पालिया साहब, करिए शुभ शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी। Morning, गुड मॉर्निंग sir. संदीप जी। Morning. अनिल जी, बाय करना है और वो है BEL। ओके, देखें तो पिछले 3-4 सेशन से देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला स्टॉक में, और स्टॉक ने एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिया, और जिस तरीके का डेटा BEL में बन के आ रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक में यहाँ से एक अच्छा अपमूव एक्सटेंड होना चाहिए इस सीरीज़ में। तो मुझे लगता है यहाँ से 120 से 122 तक के टारगेट भी इसमें अनफोल्ड हो सकते हैं। तो पिक ऑफ द डे के हिसाब से मैंने जो टारगेट रखे हैं इसके 117 से 119 के टारगेट रखें, और 109 का इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे। 112 पे चल रहा है, 109 का स्टॉप लॉस, 117 119 का टारगेट, राइट जी। ओके, चलिए बताइए कुणाल जी, आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग संदीप जी। मेरी बिकवाली की राय है, और बेचना अनिल जी है वेदांता, जिसमें कि कल के ट्रेड में हमने कमजोरी आते हुए देखी थी, और जिसमें मुझे लगता है कि एक पुलबैक जो मेटल्स में आया वो एक बार के लिए खत्म हो गया है, तो वेदांता नीचे जाने की संभावना है। पहला टारगेट 145 का, दूसरा 143 का है, तो 145 143 के लिए बेचे वेदांता को, स्टॉप लॉस रखना है 154 रुपए पर। ठीक है राकेश जी, आप भी बताइए आपका पिक ऑफ द डे आज के लिए। देखिए, गुड मॉर्निंग संदीप जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा ऑप्शन स्ट्रेटजी है आज के लिए HCL टेक
ने कल एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, तो HCL टेक की 1100 स्ट्राइक की कॉल को खरीदने की राय है 32 रुपए में। एक लॉट HCL टेक का 1100 स्ट्राइक का कॉल खरीदे। साइमल्टेनियसली 2 लॉट्स 1140 के बेच दें, और इसको बेचते हैं तो आपको इसको बेचना है 15 रुपए 40 पैसे, कल का लास्ट क्लोज है। अगर आप ये स्प्रेड बनाते हैं तो टोटल डेबिट जो आपका आता है 1 रुपए 20 पैसे का आता है। अगर स्टॉक नीचे गिर जाए तो 1 रुपए 20 पैसे से ऊपर का आपका नुकसान नहीं है। और इसमें जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है लगभग 2,70,000 रुपए की मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 38 रुपए 80 पैसे का हो सकता है, जो कि 27,160 रुपए आता है। ये तब होगा जब 1140 के अराउंड की एक्सपायरी होती है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, अगर स्पॉट में स्टॉक 1178 के ऊपर निकलता है तब एक ये पोजीशन लॉस में चले जाएगी। तो 1178 के ऊपर अगर निकलता है तब इसको क्लोज कर देना चाहिए, एल्स इसको होल्ड करें। परफेक्ट। तो 1178 के ऊपर नुकसान होगा असीमित, वहां पर ध्यान रखें। बाकी 2,70,000 लगाइए, 27,000 कमाइए। ये है स्कीम इन शॉर्ट बंसल जी की। वागले साहब, खरीदना है या बेचना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग संदीप। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेचना है। ओके। और स्टॉक तो आप ही ने चूज किया है। मैंने? कौन सा? कल इंडिगो। सही जवाब। कल आफ्टरनून में मैं विशेष टिप्पणी ये करना चाहता हूँ कि जो बाइंग आई उसमें इंडिगो नहीं चला, वो गिरा नहीं क्योंकि मार्केट थोड़ा सा संभला। करेक्ट। और आज मैं मार्केट में बेरिश नहीं हूँ, बट ऊपर में अटक सकता है मार्केट। मेरा ध्यान ये रुक रुक कर चलेगा। रुक रुक कर चलेगा। आपने एक्चुअल सही वर्ड्स किया। और ये नॉर्मली ना प्री दिवाली की जो रैली होती है ऐसे ही होता है, मुहूर्त तक मार्केट टिकता है और फिर उसके बाद गिरता है। तो बाद में हम सोचेंगे। आप आज ही का प्रेडिक्शन करो। दिवाली का बाद में, दिवाली पूरे ट्रेडिंग के दिन पूछेंगे आपको। अनिल जी नहीं है उस दिन। सावधानी पहले से बरते। 1726 का बंद है, मेरा स्टॉप लॉस है 1755 और मेरा 1683 का आज और कल का टारगेट है। ओके सेठी साहब, पहले तो आज की टॉपिक और बाकी की लिस्ट दोनों बताइए एक साथ से। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग संदीप। देखिए जो बाजार है, बाजार में बिल्कुल एक तेजी का माहौल है, अच्छे सेंटिमेंट्स है, काफी क्यूज भी पॉजिटिव है। बट चूंकि आज एक वीकली एक्सपायरी का दिन है तो थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं। तो बाजार में कोई भी गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बाजार जो शुरुआती तेजी के बाद हो सकता है इंट्राडे कुछ एक करेक्शन के कारण एक मौका देगा खरीदारी करने का। मेरी जो आज की टॉप पिक रहेगी वो रहेगी बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुझे लगता है कल इसके जो नतीजे आने वाले हैं, रिलायंस के कल नतीजे हैं, नतीजे बहुत ही अच्छे रहने चाहिए। खास करके जो जीआरएम्स है, जिसके जो हमने देखा पिछले क्वार्टर में, पिछले 6-7 क्वार्टर के लोएस्ट पे आ गए थे करीबन $8.1 के, तो वहां से वो बढ़ने चाहिए। एक तो फायदा ये जो सऊदी अरामको की जो रिफाइनरी का शटडाउन था इस क्वार्टर में, उसका एक फायदा देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है और बाकी जो बिजनेसेस है रिटेल और ऑयल के, रिटेल और टेलीकॉम के, वो दोनों भी अच्छा करने चाहिए। तो रिलायंस के नतीजों के लिहाज से रिलायंस पे प्ले करने का रहेगा, रिलायंस पे तेजी करने की सलाह। तो ये रहेगा पिक ऑफ द डे। और बाकी 3-4 स्टॉक्स और है जहां पे ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल तेजी के माहौल में रहना चाहिए। जो दूसरा स्टॉक रहेगा कंटेनर कॉर्पोरेशन, काफी एक स्ट्रेंथ के साथ चल रहा है, कल भी डेज हाई के आसपास बंद हुआ है, मुझे लगता है इसमें खरीदारी करें। तीसरा रहेगा अडानी एंटरप्राइजेस। ये अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और वहां से मैंने अडानी एंटरप्राइजेस को पिक किया, यहां पे तेजी करने की सलाह रहेगी। फिर आईजीएल में भी मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी बनी हुई है। तो बाजार में चूंकि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, ये स्टॉक यहां से भी और तेजी कर सकता है, तो आईजीएल में खरीदारी। और फाइनली एक पीएसयू स्टॉक वापिस से ओएनजीसी, जो भी एक बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कल 138-39 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। मुझे लगता है यहाँ पे अभी और अपसाइड बाकी है, तो इसमें भी खरीदारी करें। चलिए ठीक है, ये तो हुई पिक ऑफ द डे की बात। सारे एक्सपर्ट्स ने कॉनकोर, अदानी एंटरप्राइजेस, ओएनजीसी, आईजीएल। अच्छा, तो एक बात है ना आपकी मेरी मिल गई सेठी साहब। आज मैं भी बुलिश एक ही जगह हूं और वो है सरकारी कंपनियां पीएसयू। और आज एक और चीज़ बता दूं, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर जो हमने आज हेडलाइन में भी डाली है कि 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है डीपम की, जो डाइवेस्टमेंट वाली जो मिनिस्ट्री है, इनकी बैठक शुरू हो रही। तो 10 सरकारी कंपनियों के नॉन कोर एसेट्स बेचने पर विचार होगा। ये डायरेक्टली डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं कि बीपीसीएल कौन कोर पे आज भी फैसला होने वाला, वैसा नहीं। लेकिन कई सारी सरकारी कंपनियां ऐसी जिनके पास नॉन कोर एसेट्स है। नॉन कोर एसेट्स मतलब जैसे आरसीएफ के पास लैंड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं आज हो जाएगा फैसला, ये ना समझें। तो इस तरह की चीज़ें आज डिस्कस की जाएगी सेक्रेटरी लेवल पर और ये बड़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। ओके
चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स। पीएनबी हाउसिंग, ये है वो स्टॉक। सेठी साहब इस पर राय दीजिए। कंपनी के ये लोन डिसबर्समेंट के आंकड़े आए हैं दूसरी तिमाही के, 35% गिरा है तिमाही तिमाही। हालांकि स्टॉक कल 13% इसी चक्कर में गिर गया, लेकिन क्या 380 पे अब लेना बनता है या यहाँ से और कमजोर आज हो सकता है? कल आखिरी 1-1.5 घंटे में मुझे लगता है किसी को भनक लग गई थी कि ये खबर आने वाली है। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, देखिए जो आंकड़े आए हैं बेहद ही खराब है। स्टॉक हालांकि कल पिट चुका है, तो उस लिहाज से हो सकता है कि थोड़ा बहुत मतलब आज जो गिरावट है वो इतनी नहीं रहेगी, बट ओवरऑल ये जो स्पेस है काफी दिक्कतों से गुजर रहा है और वहां पे पीएनबी हाउसिंग वुड नॉट बी अ प्रेफर्ड चॉइस। मुझे लगता है इस स्टॉक को अवॉइड ही करना चाहिए, या कोई भी उछाल आता है तो वहां पे बेचना चाहिए। जरा बीपीसीएल के चार्ट देखिए, जो पूरे पीएसयू स्टॉक्स की बातचीत हो रही है, कॉनकोर अब सेठी साहब की लिस्ट में भी है, तो ये सरकारी में कंपनियों में बीपीसीएल, जहाँ पे मैक्वेरी की रिपोर्ट भी आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। बीपीसीएल कल काफ़ी अच्छा चला था इसी वजह से, क्योंकि ऐसी अफवाहें हैं कि शायद आरामको इनके लिए बिड कर सकते हो, और मैक्वेरी भी इस रिपोर्ट में यही बोल रहा है। चार्ट्स क्या बोल रहे हैं इसके? चार्ट स्ट्रक्चर तो काफ़ी पॉजिटिव है और जिस तरीके का इसमें पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कोई भी माइनर डिप भी आई है तो इसमें एक अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली लोअर साइड पे। सो स्टॉक ने इसके जो भी इंपॉर्टेंट लेवल थे करेक्टिव एक्शन में बचा के रखे हैं। 475 480 का जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और स्टॉक ने वहीं से वापस एक बेस बनाया जो करेक्शन था उसका, और वापस ये 510 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें 540 से 555 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। सो करंट लेवल पे बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। कोई भी माइनर डिप भी मिलती है तो इसको बिल्कुल ऐड करें। जब तक ये स्टॉक 480 475 का लेवल नहीं तोड़ता है, मुझे लगता है कि स्टॉक में बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी और भी बड़े टारगेट अनफोल्ड हो सकते हैं, पर मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 540 555 तक के टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे। 540। जब भी आपको 75 सुनता हूँ ना, मेरा दिल खुश हो जाता है एकदम। ये चीज़ अभी छोड़े मत, जो अपनी है ना ओरिजिनल चीज़ है ना, इसको कभी छोड़ने का नहीं। बिल्कुल। हाँ, बदले तो दुनिया बदले, आप अपने नहीं बदलना। कोई जैसे बंसल जी बदल गए ना, मेरे को बहुत तकलीफ होती है इस बात की। अच्छा खासा पहले गोदरेज सीपी बोलते थे, अब गोदरेज बोलना चालू कर दिया। तो पहले गोदरेज बोलते, मेरे चेहरे पे एक बार स्माइल है, आप दूसरे को खुश होने का मौका दे रहे हो। ये बंसल जी ने ठीक नहीं किया, लेकिन आप मत करिएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। ओके। ओके बंसल जी, बंधन बैंक के चार्ट देखिए और बताइए। आज रिकॉर्ड डेट है इनकी ग्रुप फाइनेंस के साथ मर्जर वाली। कल करेक्ट हो गया 6.5%। अहम सपोर्ट लेवल कहाँ है और खरीदना है नीचे में या आप छोड़ दे, होना था जो हो गया? देखिए अनिल जी, इसको एज ऑफ नाउ आज रिकॉर्ड डेट है तो अभी तो कुछ नहीं करना चाहिए। कल परसों के अनिल जी अगर हाईज देखें, परसों लगभग ये स्टॉक ऊपर में 638 640 तक गया था, तो नई खरीदारी की राय तो 630 के ऊपर की कंफर्टेबल क्लोजिंग आए तभी करना चाहिए, एल्स फॉर द टाइम बिंग इसको अवॉइड करेंगे। आज जैसे आपने मेंशन करा रिकॉर्ड डेट है, तो अब लेवल जो है 569 का एक लेवल है, 569 पे नजर रखनी चाहिए। जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ले रखी हैं डिलीवरी के अंदर, 569 का स्टॉप लॉस लगाएं। 569 के नीचे अगर निकलता है तब यहां पर एक प्रेशर देखने को मिलेगा। अच्छा कुणाल जी, आपने वेदांता तो आज बेचने की राय दी है, ये एक बार नाल्को और हिंडाल्को इनके चार्ट्स भी देख लीजिए। यहाँ पे दो खराब खबरें हैं। एक तो जो ग्लोबल कंपनी है यूएस की अल्कोआ, उन्होंने अपना जो डिमांड गाइडेंस है उसे कट कर दिया है, नीचे की ओर रिवाइज किया है, वो तो खबर है ही। और नाल्को को लेकर खबर ये भी है कि इनकी जो कोयला की सप्लाई है उस वजह से इनके जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है। ये दोनों चार्ट देखिए, हिंडाल्को और नाल्को के। देखिए इन दोनों में कहें तो संदीप जी, मुझे नाल्को का चार्ट बहुत कमजोर लगता है। पहले भी मैंने इस पे बिकवाली की राय दी है, इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी जिक्र मैंने किया था। अब मुझे लगता है कि इसमें एक पुल बैक जो 2-3 सत्रों में हमने पीछे देखा है, मुझे लगता है वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है और एक बार के लिए दोबारा से जो रिसेंट लोज हैं 38.5 के, मुझे लगता है कि वहां तक ये स्टॉक फिसलेगा। तो नाल्को कमजोर है, हिंडाल्को भी कमजोर है और वेदांता पर तो मैंने बिकवाली की राय दी है। तो मुझे लगता है कि जो तीनों स्टॉक्स हैं कमजोर दिखते हैं चार्ट पर, तो एक बार के लिए इनमें और गिरावट देखने को मिलेगी। सेठी साहब, मुथूट फाइनेंस पे आपकी क्या राय होगी? इनकी 21 तारीख को बोर्ड बैठक होने वाली है जिसमें ये कुछ $2 बिलियन के आसपास की फंडिंग रेज करना चाह रहे हैं। ये जो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनियां हैं, यहाँ पे आपकी क्या राय है, खासतौर पे मुथूट पे? नहीं, देखिए संदीप, ये जो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनियां हैं विद इन द एनबीएफसी स्पेस बहुत अच्छा कर रही है। पिछले अगर आप साल भर का इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो विद इन द एनबीएफसी स्पेस जो चुनिंदा कंपनीज है उनमें ये दोनों शामिल है। दोनों ही कंपनी अच्छा कर रही है और जिस तरह से एक तो ये फेस्टिव सीजन चल रहा है और ये जो खबरें आती है कि ये जो फाइनेंसिंग कंपनी एनबीएफसी अगर फंड रेज कर रही है तो डेफिनेटली पॉजिटिव होता है उसके लिए। तो मुझे लगता है मुथूट फाइनेंस में बिल्कुल एक तेजी के साथ बने रहना चाहिए।
बंसल साहब, एक बार जरा एक कैश वाला स्टॉक है सुवेन लाइफ साइंसेज, जब चलता है खबर आती है तो बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे क्रिसिल ने दरअसल इनकी जो रेटिंग है वो दोबारा देना शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने हटा दी थी अपनी ये फैसिलिटी, अब जो उन्होंने रेटिंग दी है वो ए की दी है और रेटिंग वॉच विद पॉजिटिव इंप्लीकेशंस, ये रेटिंग के साथ फिर से उन्होंने शुरुआत करी है, इनको कवर करना शुरू कर दिया है, रेटिंग में डाल लिया है वापस। चार्ट्स क्या कह रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी है चार्ट्स में? देखिए चार्ट्स संदीप जी न्यूट्रल हैं। इस पॉजिटिव न्यूज के साथ अगर कोई ओपनिंग पे प्ले करना चाहता है तो 257 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और चार्ट्स में स्ट्रेंथ आएगी जब ये स्टॉक 268 के लेवल्स को तोड़ के उसके ऊपर डिसाइसिवली निकलेगा, तब यहाँ पर एक स्ट्रेंथ आएगी। तो 268 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए और नीचे में किसी ने खरीदा हुआ है या इस न्यूज के चलते खरीदना चाहता है तो 257 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। अच्छा राजेश जी, जरा ये SBI लाइफ दोनों के चार्ट देखिए। यहाँ पे खबर यह है कि SBI लाइफ में IAG अपनी कुछ 26% के आसपास की हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। ये SBI लाइफ को लेकर, इनफैक्ट कल हमने देखा था इंश्योरेंस स्पेस की जो कंपनीज उनमें काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला भी था। SBI लाइफ के ही नंबर्स आए थे, नंबर्स हालांकि थोड़े एडजस्टमेंट थे उसमें, ये शेयर तो चला, उसके साथ साथ और भी कई सारे स्टॉक्स चल रहे थे इसमें। GIC देखिए, नेशनल न्यू इंडिया इंश्योरेंस देखिए, उनमें काफ़ी अच्छा एक्शन था। HDFC लाइफ भी जोड़ सकते हैं इसमें। तो जो SBI लाइफ है और SBI दोनों के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए मैं पहले SBI लाइफ पे बात करूंगा। SBI लाइफ का स्ट्रक्चर तो काफ़ी पॉजिटिव और जिस तरीके का कल के सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिला, एक देखें तो नियर टर्म चार्ट पे एक जो कंसोलिडेशन था और उसका एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। मुझे लगता है स्टॉक में शॉर्ट टर्म में जो टारगेट अनफोल्ड होना चाहिए वो 950 तक के भी मुझे लगता है कि इसमें टारगेट आना चाहिए। तो जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ 860 अब इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन आती है और अगर उसके ऊपर बना रहा तो मुझे बिल्कुल लगता है कि 950 तक इसमें आगे आने वाले दिनों में टारगेट देखने को मिलेंगे। SBI में ज़रूर एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन एक्शन देखने को मिला है, हालांकि स्ट्रक्चर तो वीक है SBI का अभी। और जिस तरीके का पिछले कुछ दिनों में हमने करेक्टिव एक्शन देखा, स्टॉक अभी 260 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 260-262 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा और कंसोलिडेशन एक्शन देखने को मिलेगा स्टॉक में। लोअर साइड पे इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 252 के आसपास है। तो मुझे लगता है 252-260 ये एक नैरो रेंज है, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। आइदर साइड जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा, वहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, वहाँ से फिर इसमें और इसका डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके का बेस बन रहा है अभी, अगर ये स्टॉक 262 का ब्रेकआउट दे देता है तो फिर एक इसमें अप मूव यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो कि इसको 275 तक हायर साइड पे लेके आ सकता है। तो अभी भी यहाँ से करंट लेवल से बाय करेंगे तो 252 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे बाय करने के लिए SBI में। 262 का ब्रेकआउट होगा तो वहाँ से और पोजीशन ऐड कर सकते हैं 275 के टारगेट के लिए। ओके, 275 के टारगेट के लिए। इंश्योरेंस कंपनियां सारी एक्शन में, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हो या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हो, एक्शन भरपूर है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां भी, खासतौर से जनरल इंश्योरेंस वाली, कल काफ़ी तेज़ी से भागी थी। सवाल आपके लिए विकास जी, एक तो ये कि ICICI लोम्बार्ड में कल फेयरफैक्स ने 20 साल बाद इन्वेस्ट करके फाइनली अपनी स्टेक बेची है 1177 रुपये में। तो हमें सोचना पड़ रहा है कि अब इतने बड़े इन्वेस्टर इतने टाइम होल्ड करने के बाद अब बेच के जा रहे हैं, तो ठीक तो है ना सब? ICICI लोम्बार्ड पर राय दीजिए, पहली चीज़। दूसरी, पूरे इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों पर। नहीं बिल्कुल अनिल जी, देखिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है और यहाँ पे तो बिल्कुल मेरी तो राय खरीदारी करने की रहेगी। फेयरफैक्स ने बेचा है तो वो 20 साल पुराना इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई कर लिया है पूरा और उसके बाद प्रॉफिट्स बुक करे हैं। बट मुझे लगता है ओवरऑल पूरा जो सेक्टर है वही अच्छा करना चाहिए। मैं कई दिनों से आपके चैनल पे जो लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी है उनको रेकमेंड करते आ रहा हूँ, निचले लेवल से रेकमेंड किया है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ को, HDFC लाइफ को। मुझे लगता है पूरा सेक्टर ही अच्छा करता है और विद इन द जनरल इंश्योरेंस स्पेस ऑल्सो ICICI लोम्बार्ड बहुत ही अच्छा स्टॉक है लंबी अवधि के लिए। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। राजेश जी जरा ये आयशर मोटर्स के चार्ट देखिए, आज UBS का बड़ा अपग्रेड आया है। पहले बिकवाली की राय थी, सीधा बढ़ाकर अब उसे खरीदारी की राय कर दिया। जो टारगेट 18,000 का था उसे बढ़ाकर अब 23,000 कर दिया। 19,000 के आसपास ये स्टॉक अवेलेबल है। डी रेटिंग और डाउन रेट का जो साइकिल है वो खत्म हो चुका है। चार्ट्स पे मंदी खत्म हो रही है क्या? जी हाँ, स्टॉक में देखें तो एक लोअर साइड से एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है स्टॉक में और मुझे लगता है जिस तरीके का इसमें रिकवरी देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में, स्टॉक 19,500 जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर है वो लेवल भी क्रॉस करेगा और एक बार ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में 20,250 तक के टारगेट मुझे लगता है देखने को मिलेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है, बट जिस तरीके का पैटर्न बन के आ रहा है मुझे लगता है कि स्टॉक में अब एक रिकवरी मोड में कंटिन्यूटी रहेगी। इवन ये
20,250 जो हमने अभी टारगेट सजेस्ट किया, इससे भी ऊपर जा सकता है ये स्टॉक, क्योंकि जिस तरीके का इसमें बेस बना है और रिकवरी देखने को मिली, मुझे लगता है ये स्टॉक अब 20,250 के बाद 21,000 तक के भी टारगेट अनफोल्ड करेगा। तो बिल्कुल कोई भी डिप आती है इसको बाय करके चलेंगे। 18,750 इसके लिए स्टॉप लॉस होगा पोजिशनल। पहला टारगेट जो कि मुझे लगता है कि ब्रेकआउट जरूर मिलेगा 19,550 का, वो ब्रेकआउट आते से फिर 20,250 के टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए। वागले जरा फेडरल बैंक के चार्ट देखिए, यहाँ पे जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, हालांकि मिली-जुली रिपोर्ट्स हैं, जेफरीज ने, सिटी ने बाय की रिपोर्ट दी है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है। टारगेट 90 से घटाकर 80 रुपये कर दिया अब जो नया टारगेट है। और बाकी ब्रोकिंग हाउसेज भी देखिए जो बाय भी बोल रहे हैं, उन्होंने भी अपने टारगेट कम किए हैं। नंबर्स अच्छे नहीं थे, ये तो बात साफ है। चार्ट्स पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे गिरावट साफ है क्या? संदीप कल 80 रुपए तो आ ही गए, और कल जो वॉल्यूम से ब्रेकडाउन हुआ है, मैं तो कहता हूँ अगर ये 79 नीचे में ब्रेक कर देगा तो एक 10-12-15% की और एक डाउनसाइड मूव चालू होगी, और ये 69 to 70 का टारगेट अनफोल्ड होगा। तो पैटर्न खराब है, और कल का कुछ व्यू चेंज हुआ है, आउटलुक नेगेटिव हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, और जब तक ये 84-85 के ऊपर ट्रेड नहीं करता, इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। सेठी साहब, ये इन्फो एज पे अपनी राय दीजिए कि HSBC की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने टारगेट अब 2479 रुपये का दिया है, पहले 2309 रुपये का था। खरीदारी की राय तो यहाँ पे बरकरार है। वो कह रहे हैं कि जोमेटो को लेके जो कुछ दिक्कतें थी पहले, अब वो फिर से ठीक होने लगी हैं, और इस स्टॉक को लेके उनका नज़रिया पॉजिटिव है। और इसमें आपको मैं बता दूं, वागले साहब का तो हाँ ऑलरेडी है, वो तो स्टॉक को लेके काफ़ी टाइम से बुलिश हैं। इन लेवल्स के आसपास क्या आप रिकमेंड करेंगे कि इन लेवल्स पे भी खरीद सकते हैं इसे? नहीं, देखिए संदीप, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, और इस तरह के बिजनेसेस को बाजार भी लाइक कर रहा है। बट मुझे लगता है जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ते भी नहीं है, तो एट बेस्ट होल्ड करने की सलाह रहेगी। फ्रेश खरीदारी के लिए गिरावट का इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है स्टॉक यहां से अच्छे अपसाइड्स दे सकता है, बट कोई करेक्शन में खरीदेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगी और अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है। अच्छा, कल कुछ और स्टॉक जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे कल के सेशन में, अगर आप कुछ गेनर्स की सूची की बात करें तो एक स्टॉक था बजाज कंज्यूमर का, यहाँ पे 20% का सर्किट हालांकि लगा है। सेठी साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, परसों बड़ी गिरावट हुई थी, एक ब्लॉक डील हुई थी, कल डिटेल निकल के सामने आई कि कुछ घरेलू संस्थागत निवेशक हैं जिन्होंने यहाँ पे खरीदारी करी है। तो बजाज कंज्यूमर में कल तो हमने एक्शन देख लिया परसों की गिरावट के बाद। इन लेवल्स पे जब 20% ऊपर है, अब यहाँ पे वैल्यूएशंस किस तरह के हैं, किस तरह का आपको कंफर्ट नजर आ रहा है इसमें? देखिए संदीप, ये स्टॉक है, एक एफएमसीजी कंपनी है, बट विद इन द स्पेस इसने जो पीयर्स को अपने अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक। बट हालांकि कल एक अच्छी बढ़त हुई है। मुझे लगता है कि इस बढ़त के बाद तुरंत जंप नहीं करना चाहिए, इसमें भी करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। हालांकि देखिए ब्रांड्स अच्छे हैं, स्टॉक अच्छा है, बट थोड़े बहुत इश्यूज है, प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है उसको प्लेज को लेके वगैरह थोड़े बहुत इश्यूज है। और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पीडीसी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो विद इन द स्पेस आपके पास विकल्प और भी है, तो मैं बहुत ज्यादा कोई इसमें बुलिश नहीं हूं, मतलब चॉइसेस के हिसाब से मुझे लगता है विद इन द स्पेस और चॉइसेस है आपके पास। बट अगर किसी ने लिया हुआ तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक कंपनी अच्छी है, ब्रांड्स अच्छे हैं। ओके, कंपनी भी अच्छी है, ब्रांड भी अच्छे हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बता दें, आज रिजल्ट्स के लिहाज से जो एक्शन है, किस वक्त कौन सी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं वो आप नोट कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है आपको जानना, ताकि आपको तैयारी रहे कि कब रिजल्ट आएंगे। जी एंटरटेनमेंट बाजार बंद होने के बाद निफ्टी की एकमात्र कंपनी जो आज नतीजे पेश करेगी। 1 से 3 बजे के बीच में तैयार रहिए पीवीआर के लिए, ये रिजल्ट्स आने की तैयारी है। और टीवीएस मोटर्स भी आज बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश करेंगी। तो 2 कंपनियां वायदा कारोबार की जो बाजार बंद होने के बाद, जी और टीवीएस, लेकिन बाजार के दौरान आएंगे नतीजे पीवीआर के। ये है आपके लिए, किस तरह के नतीजे रहेंगे वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अब बताएंगे इस वक्त सबसे पहले आपको फर्स्ट रेट की हेडलाइंस।